Hello students, today's our topic is biomolecules. Biomolecules जो है ये 11th क्लास का टॉपिक है, चैप्टर 9 biomolecules. Biomolecules word is made up of two simpler words. If I break it down, then bio and molecules, दो डिफरेंट वर्ड्स हैं इसमें. बायो एंड मॉलिक्यूल्स कंबाइन टू फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स. व्हाट डू यू मीन बाय बायो? बायो फॉर लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो सब बायो के अंडर आते हैं. जैसे हम बोलते बायोलॉजी वर्ड, इट मीन्स स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. सो ये बायो वर्ड जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स है. एंड मॉलिक्यूल्स इट मीन्स ऐसे उनके अंदर क्या मॉलिक्यूल्स होते हैं जो वो लिविंग होते हैं. तो इस चैप्टर में हमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ना है, इनके अबंडेंस के बारे में पढ़ना है, अर्थ में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, बॉडी में किस तरह से प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में क्या इनकी परसेंटेज है, कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एंड हाउ द एलिमेंट्स गेट कंबाइंड टू फॉर्म बायोमॉलिक्यूल्स. बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, मैक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, कौन कौन से टाइप्स हैं उनके नेम्स. दीज ऑल सब टॉपिक्स वी आर गोइंग टू डिस्कस्ड इन दिस वीडियो. अब बायोमॉलिक्यूल्स की अबंडेंस अगर हम सोचें, एनालाइज करें, तो हम यहाँ पर सबसे पहले कंपेयर करेंगे लिविंग एंड नॉन लिविंग में. लिविंग जैसे हम लेंगे कोई भी प्लांट हो गए, एनिमल हो गए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, दीज ऑल कम अंडर द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. एंड नॉन लिविंग के लिए हम यहाँ पर अर्थ क्रस्ट लेंगे. अर्थ क्रस्ट, अर्थ की जो कोर होती है उसके अंदर एनालाइज करेंगे द अमाउंट ऑफ केमिकल्स, अमाउंट ऑफ एलिमेंट्स, हाउ द डिफर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन द नॉन लिविंग थिंग्स. So all living organisms like plants, animals, microbes and non-living things like earth crust are made up of variable amount of chemicals. Variable means they do not have the same amount, the same percentage and the same types of elements in them. Living organisms have different types of elements or compounds in them, whereas non-living things have different. If we gonna analyze them, both of them, then we get a list of elements. अब एलिमेंट्स तो उन दोनों में सेम प्रेजेंट होते हैं, लिविंग्स में भी एज वेल एज नॉन लिविंग थिंग्स में भी, बट डिफरेंस कम इन देयर अबंडेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स, इन देयर परसेंटेज. सो इफ़ वी एनालाइज देम वी गेट अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स. एलिमेंट्स की लिस्ट में हमें क्या मिल सकता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड इनके अलावा बाकी जो और एलिमेंट्स हैं लाइक सोडियम, मैग्नीशियम, जो नॉन मिनरल वाले जो एलिमेंट्स होते हैं वो भी मिल सकते हैं. सल्फ़र मिल सकता है, लिटिल बिट नाइट्रोजन मिल सकता है. बट जो डिफरेंस इज़ बिटवीन देयर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ दीज एलिमेंट्स. इन एलिमेंट्स की जो परसेंटेज है उसमें डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग में. जैसे कि लिविंग वाले जो होते हैं उनके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन जो होते हैं दे आर प्रेजेंट इन लार्ज परसेंटेज, वेयर एज नॉन लिविंग थिंग्स हैव कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन इन लोअर अबंडेंस. सो फॉर एग्जांपल कार्बन एंड हाइड्रोजन आर प्रेजेंट इन हायर अमाउंट इन केस ऑफ लिविंग थिंग्स. मीन्स हाइड्रोजन, कार्बन, ये सारी जो एलिमेंट्स हैं जिन्हें हम ऑर्गेनिक के अंडर कंसिडर करते हैं, दीज आर प्रेजेंट मोर इन नंबर, मोर इन अमाउंट इन केस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म सच एज प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रोब्स. एंड नॉन लिविंग मैटर और नॉन लिविंग थिंग्स सच एज अर्थ क्रस्ट हैव दीज एलिमेंट्स इन लोअर अमाउंट. So this is the difference in the relative abundance between living and non-living. They have the common elements, they have the common compounds in them, but the difference comes in their relative abundance, in their percentage. Living organisms contain more amount of organic substance in it as compared to non-living things. Now,
हाउ वी एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिज्म में, बिकॉज लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसमें ज़्यादा परसेंटेज में है एलिमेंट्स, तो हम उनकी केमिकल कंपोजिशंस कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं. अब हमें नॉन लिविंग के बारे में नहीं सोचना है इस वाले टॉपिक में. वी आर ओनली कंसिडरिंग द लिविंग सब्सटेंस इन इट. सो उनकी केमिकल कंपोजिशन क्या है, लाइक कार्बन कितना, हाइड्रोजन किस अमाउंट में है, या फिर वो कंबाइंड होके क्या बना रहे हैं, क्या कंपाउंड बना रहे हैं. सो उसमें हमें पता लग जाएगा कि टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स कौन कौन से हैं. हाउ वी गोना एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन. इसके लिए हमें एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करनी होती है. एज आई सेड, वी आर गोइंग टू एनालाइज द केमिकल्स इन लिविंग टिश्यू ओनली. Then we have two options to take the tissue, whether we take it from a plant or from an animal. If we take it from a plant, then we can use a vegetable tissue. If we take it from an animal, then we can use the liver tissue, or you can use any other tissue also. These are the example of animal or plant tissue. सो सबसे पहले जब हम इनको कलेक्ट करेंगे टिश्यू को, लिवर टिश्यू और वेजिटेबल टिश्यू, वी कलेक्ट देम एंड देन वी ग्राइंड इट इनटू एन एसिड. एंड द एसिड, जो एसिड लेना है वो ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड लेना है. ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड यू नो, CH3COOH. ट्राईक्लोरो मीन्स क्लोरीन जो होंगे वो 3 होंगे, मीन्स हाइड्रोजन. CH3COOH जो होता है एसिटिक एसिड, इसको हम, ये वाले जो हाइड्रोजन है इनको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे और इनकी जगह क्या होगा, उसमें क्लोरीन होगा. देन द एसिड विल बी ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड. सो हमने अभी टिश्यू लिया है, कोई भी लिविंग टिश्यू, उसको ग्राइंड किया है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में. फिर उसकी एक स्लरी बन जाएगी, थिक स्लरी बन जाएगी उसकी. ये जो स्लरी है, अब हम इसको एग्जामिन करेंगे. ये वाली स्लरी को हम फिल्टर करेंगे एक कॉटन को यूज़ करके, और यू कैन यूज़ अ फाइन कॉटन क्लॉथ ऑल्सो. वी आर गोइंग टू फिल्टर दिस स्लरी. देन वी गेट 2 फ्रैक्शंस. सो इसमें सबसे पहले क्या किया था, फर्स्ट स्टेप, वी कैन टेक अ लिविंग टिश्यू. सबसे पहले एक लिविंग टिश्यू लेना है, लीवर और वेजिटेबल टिश्यू यू कैन टेक, एंड उसको ग्राइंड करना है ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में. दिस इज द फार्मूला फॉर ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड. अ थिक स्लरी इज मेड. अब यहाँ पर एक थिक वाली स्लरी, पेस्ट जैसा बन जाएगा. नाउ वी फिल्टर दी स्लरी. इस स्लरी को हम फिल्टर कर सकते हैं बाय यूजिंग अ कॉटन, और यू कैन टेक अ कॉटन, फाइन कॉटन क्लॉथ ऑल्सो. आफ्टर फिल्टरिंग वी गेट 2 fractions. This is a simple diagram, easy to understand this activity. Suppose this is the cotton cloth through which we are filtering the slurry. This is the beaker in which we are going to collect the filtrate, and this is the substance that cannot be filtered through the pores of cotton or the cotton cloths. So these are collected on the above, and filtrate gets collected in the beaker. अब यहाँ पर आपको समझना है, जो चीज़ फिल्टर हो गई है, इट मीन्स ये एसिड सॉल्युबल है. ट्राईक्लोरो एसिटिक एसिड में सॉल्युबल हो गई थी, दैट्स वाई ये फिल्टर हो गई है. सो इसको हम बोलेंगे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन. एंड द रेटेनेट, जो ऊपर ही कलेक्ट हो गया है, कॉटन क्लॉथ में कलेक्ट रह गया है, उसको हम बोलेंगे कि ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आता है, बिकॉज ये एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाया, इसीलिए ये फिल्टर आउट नहीं हो पाया और ये ऊपर ही कलेक्ट हो गया. सो इसको हम बोलेंगे रेटेनेट, और ये एसिड इनसॉल्युबल पूल में आ जाएगा. सो इसमें हमें, जब हमने फ़िल्टर करा, देन वी गेट 2 fractions. वन इज़ द फिल्ट्रेट, दिस एसिड सॉल्युबल पूल, एंड द अदर इज़ रेटेनेट, एसिड इनसॉल्युबल पूल. Scientists have found thousands of organic compounds in acid soluble pools.
अब जो हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, बायोमोलिक्यूल्स दे ऑल कम अंडर इन एसिड सॉल्युबल पूल दैट इज़ फिल्ट्रेट। अब हमें एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में पढ़ना है इस चैप्टर में। अभी तक हमने पहले देखा था कि बायोमोलिक्यूल्स या एलिमेंट्स जो होते हैं, हाउ दे डिफ़र इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड इन नॉन लिविंग मैटर। Then we analyze the chemical composition of different elements, different biomolecules in living tissues. Now we get two fractions, filtrate and retinate, and we are going to examine this filtrate acid soluble pool, and we are going to determine the different types of biomolecules. These compounds are isolated and purified. Now we have collected the compounds from the filtrate and then we purified it to get the exact composition of these compounds. So here comes the biomolecule, exact definitions of the biomolecule. Biomolecules are the organic compound. Organic compound अगर कोई होगा, it means उसमें carbon compound होगा. So all the carbon compounds that we get from the living tissue. Living tissue में living tissue because bio word है यहाँ पर, इसलिए जो organic compound या carbon के compound जो हमें living tissue से मिलेंगे, they are called as biomolecules. अब इसमें एक कन्फ्यूज़न हो सकती है आपको, कहीं आप ये सोच रहे हो कि लिविंग एंड नॉन लिविंग जो मैटर है उसके अंदर ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड ही होगा. सो दिस इज़ नॉट ट्रू. लिविंग और नॉन लिविंग मैटर जो भी है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स भी मिल सकते हैं. बट हाँ, ये कह सकते हैं कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो अबंडेंस, उनकी जो परसेंटेज होगी, जो अमाउंट होगा वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू द ऑर्गेनिक वन. सो इसके लिए भी हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म करेंगे. लेट्स डिस्कस द एक्टिविटी. दीज लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर नॉट ओनली कंटेन ऑर्गेनिक कंपाउंड. इनके पास ओनली ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होते, इनफैक्ट ऑल्सो कंटेन इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स इन दैम. वन कैन एनालाइज द इनऑर्गेनिक कंपाउंड बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट. क्या करना है इस एक्सपेरिमेंट में? आपको एक लिविंग टिश्यू लेना है, उसको वे करना है, मीन्स उसका वेट जो है नोट डाउन कर लीजिए, और देन यू आर गोइंग टू ड्राई इट. सपोज़ आपने कोई भी एक लीफ ली है, लीफ के टिश्यू को आप चाहते हो एग्ज़ामिन करना फॉर ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक कंपाउंड. सो आपने उस लीफ को कलेक्ट किया, उसको ड्राई किया, पहले वेट कर लिया उसका, देन यू आर गोइंग टू ड्राई इट. ड्राई करने के बाद उसका जो वाटर होगा वो इवापोरेट हो जाएगा, और जो बाकी रिमेनिंग मटेरियल जो बचेगा वो उसका ड्राई वेट बचेगा. नाउ इफ़ द टिश्यू इज़ फुली बर्नड. अब आप सोचो कि अगर वो टिश्यू जो ड्राई लीव्स जो है, अगर हम उसको फुली बर्न करते हैं तो उसके अंदर ओनली कार्बन का कंपाउंड होना चाहिए. कार्बन के कंपाउंड हो गए. अगर हम उसको बर्न करेंगे, बर्न होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो जो कार्बन होगा वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड बन जाना चाहिए. सपोज़ लिविंग टिश्यू जो है, जो आपने लीफ ली है, उसको आपने पहले वे कर लिया, देन आपने ड्राई कर लिया, फिर उसको इवापोरेट कर लिया ताकि उसका जो एक्स्ट्रा वाटर है वो सारा इवापोरेट हो जाए. इवापोरेट करने के बाद आपने अब क्या है, उसके अंदर हमारे अकॉर्डिंग तो ओनली कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट होने चाहिए, ऑर्गेनिक चीज़ प्रेजेंट होनी चाहिए. सो अगर एज्यूम करो ओनली ऑर्गेनिक चीज़ें, ओनली कार्बन के कंपाउंड प्रेजेंट हैं उसके अंदर, तो अगर हम उसको बर्न करते हैं तो वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड में चेंज हो जाना चाहिए. बट बर्न करने के बाद एक गैसियस फॉर्म बनती है कार्बन डाइऑक्साइड, और उसके बाद ऐश बनती है. ऐश पता है, जिसको हम जनरली राख बोलते हैं, वो बनेगी. दैट ऐश कंटेन्स इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स ऑल्सो लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा. इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं जैसे सल्फेट, फॉस्फेट. तो इस एक्टिविटी से हमें पता लगता है कि जो ऑर्गेनिक वाले, जो लिविंग और नॉन लिविंग जो हैं, उनके अंदर ओनली ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक एलिमेंट्स ही प्रेजेंट नहीं होते, बट इनऑर्गेनिक सब्सटेंस और इनऑर्गेनिक एलिमेंट्स लाइक
कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये भी प्रेजेंट होते हैं, बट ये लो परसेंटेज में मिल जाएंगे, बट दे आर प्रेजेंट इन दैम. Now we are going to discuss about the biomacromolecules and the micromolecules. मैक्रो एंड माइक्रो वर्ड इससे समझ आ रहा है. माइक्रो मीन्स उसका साइज़ छोटा होगा एंड मैक्रो मीन्स साइज़ बड़ा होगा. सो हम अभी एसिड सॉल्युबल पूल के बारे में ओनली बात करेंगे, दैट इज़ फिल्ट्रेट. उसके अंदर जो भी कंपाउंड्स जो आते हैं, एलिमेंट्स जो आते हैं, उनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा रेंज में होगा बिटवीन 18 to 800 डाल्टन्स. 18 to 800 डाल्टन के बीच में उनका मॉलिक्यूलर वेट होगा जो एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं, फिल्ट्रेट वाले में आते हैं. अब जो सेकंड फ्रैक्शन था दैट इज़ एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, उनके अंदर बिकॉज एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में एक्सेप्ट लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन. अब आप समझो कि एसिड इनसॉल्युबल पूल में मीन्स जो रेटेनेट में है, जो रेटेनेट में ऊपर ही रह गया था, फिल्टर होके नीचे नहीं आ पाया था, इट मीन्स उसका साइज़ बड़ा होगा. सो उनका जो साइज़ होता है वो 10,000 डाल्टन से ऊपर होता है. बट उसमें एक एक्सेप्शन है कि लिपिड्स. देखते हैं ये एक्सेप्शन क्या है. फ़िलहाल ये है कि एसिड सॉल्युबल पूल में जो आएगा कंपाउंड उसका जो वेट है 18 to 800 डाल्टन, एंड जो रेटेनेट में आएगा उसका वेट है 10,000 से 10,000 डाल्टन के अबव. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में 4 टाइप्स होते हैं बायोमॉलिक्यूल्स के, प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेक्राइड्स एंड लिपिड्स. अब देखो आप कंफ्यूज्ड हो, अभी हमने बोला कि लिपिड्स जो है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल में आएंगे. सो एसिड इनसॉल्युबल पूल में है लिपिड, प्रोटीन, पॉलीसेक्राइड्स. नाउ माइक्रोमॉलिक्यूल्स क्या होंगे जिनका मॉलिक्यूलर वेट जो होगा 18 to 800 डाल्टन में होगा, और मैक्रोमॉलिक्यूल जिनका मॉलिक्यूलर वेट होगा 10,000 डाल्टन से ऊपर. इनको बायोमैक्रोमॉलिक्यूल बोलते हैं और ये बायो माइक्रोमॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. लिपिड्स आर माइक्रोमॉलिक्यूल्स. माइक्रोमॉलिक्यूल्स में लिपिड को कंसिडर किया गया बिकॉज उनके वेट के अकॉर्डिंग, उनका जो वेट है वो, बट दे आर इंक्लूडेड इनटू द एसिड इनसॉल्युबल पूल. मैंने बताया था आपको एक्सेप्शन है लिपिड्स का, वो वैसे अपने वेट के अकॉर्डिंग तो माइक्रोमॉलिक्यूल है, बट वो आते एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है. एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में वो चीज़ें आएंगी जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट हैं, जो इम्पॉर्टेंट है, उनकी वाइड इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. अब इसका रीज़न क्या है कि ये है तो एसिड सॉल्युबल वाले में, बट इसको हम कंसिडर कर रहे हैं एसिड इनसॉल्युबल में. रेटेनेट में हम इसको कंसिडर कर रहे हैं बिकॉज इसकी इम्पॉर्टेंस ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में इंक्लूडेड है. आपने लिपिड्स की बायलेयर होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, बाकी और मेम्ब्रेन भी बनाता है, जैसे वेसिकल की मेम्ब्रेन बनाना, लिपोसोम्स की मेम्ब्रेन बनाना, एंडोसोम्स की मेम्ब्रेन बनाना. सो ये डिफरेंट जो हमारे सेल के अंदर स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनल्स होते हैं, उनकी मेम्ब्रेन बनाता है, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है ये बायोमॉलिक्यूल लिपिड्स. सो ये बेशक एसिड सॉल्युबल पूल में आता है, मींस फ्रैक्शन फिल्ट्रेट वाले में इसका फ्रैक्शन है, बट ये इंक्लूड हम इसे रेटेनेट वाले में करते हैं जहाँ पर बाकी बायोमॉलिक्यूल्स हैं. सो जिनका साइज़ 18 to 800 डाल्टन है वो तो फिल्ट्रेट हो जाते हैं और फिल्ट्रेट बनाते हैं, एसिड सॉल्युबल पूल में आते हैं, और जिनका साइज़ जो है वो 10,000 डाल्टन के अबव है वो एसिड इनसॉल्युबल पूल बनाते हैं, जो ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड में सॉल्युबल नहीं हो पाए थे, बट उनकी इम्पॉर्टेंस है हमारी बॉडी में. सो लिपिड जो है वो एसिड सॉल्युबल पूल में आता है अकॉर्डिंग टू इट्स वेट, बट बिकॉज ऑफ इट्स इम्पॉर्टेंट इन आवर बॉडी it is considered or it is included in acid soluble pool. So we are going to discuss these biomolecules one by one in the next video. Thank you.